उद्धव ठाकरे जी ने कल जो रैली की उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फेक हिंदुत्व का बुर्का ओढ़ रखा है। राहुल भट्ट की मौत होती है, उसको तहसील ऑफिस पे गोली मार दी जाती है, बीजेपी वहां पर क्या करेगी? क्या वहां पर भी बीजेपी के लोग जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? इस तरह के सवाल। देखिए, इसको मैं आग्रह करूंगा कि इसको हिंदुत्व, हिंदू धर्म और इन सब से ऊपर उठ करके राहुल भट्ट की मौत को या उससे पहले रियाज की मौत को दिखाना चाहिए। मैं लगातार आपके माध्यम से कह रहा हूं कि कश्मीर की नॉर्मैलिटी का जो कसीदा दिल्ली की गलियारों से पढ़ा जाता है वो घाटी में नहीं है। 370 हटने के बाद से ही जो सब शपथ लिए गए थे, जो प्रॉमिसेस किए गए थे, वो सब तार तार हो चुके हैं। अभी आप विजुअल्स देखिए, जब प्रोटेस्ट हुआ है कश्मीरी पंडितों का, जिसमें कश्मीर के सिख और मुसलमान भी हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि रिटॉरिकल अंदाज छोड़िए, आप कश्मीरी पंडित को फॉडर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या नहीं, फॉडर की तरह। ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि कश्मीर की आवाम, चाहे वो पंडित हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो महफूज रहे। और ये कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। मुझे दुख है इस बात को कहने में कि हमारी जो केंद्र सरकार है ना, वो कश्मीर को जमीन का टुकड़ा से ज्यादा नहीं समझती है। जिंदा दिल धड़कते हुए इंसान, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, वो क्या चाहते हैं, उससे मैं समझता हूं कि कोई तार इनका जुड़ा हुआ नहीं है। मीनिंगफुल तो कतई नहीं। सर, उद्धव ठाकरे की अगर दाऊद इब्राहिम बीजेपी में ज्वाइन करता है तो वो भी तुरंत ही जो है रातों रात वो संत में तब्दील हो जाएगा। उनका ये कहना है कि ये पार्टी दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को भी टिकट देने से परहेज नहीं करेगी और ये जो है बहुत खतरनाक है। देखिए, मैं समझता हूं कि दाऊद इब्राहिम का उदाहरण थोड़ा अतिरेक का है, लेकिन 14 से लेकर के आज 2022 में हम बैठे हुए हैं। आप एक फेहरिस्त देख लीजिए, किसी व्यक्ति पे लगातार ईडी, आईटी, सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा था। अचानक वो व्यक्ति विशेष एक दिन भाजपा के दफ्तर में दिखता है, उसे माला पहनाई जाती है, कमल फूल का माला पहनता है, और अगले दिन से वो एजेंसीज उसके घर के इर्द गिर्द दिखती नहीं है। ये क्या साबित करता है? कि आपने इन एजेंसीज को एक माध्यम बना लिया है लोगों पे दबाव बनाने का। और आज देख लीजिए ना, उनके मंत्रिमंडल में शामिल लोग किस बैकग्राउंड से हैं, उनके 303 सांसद में कितने दूसरे दलों से आए हुए हैं, उसकी भी छोड़ दीजिए। उनके 3-4 मुख्यमंत्री तो सीधे के सीधे बोरोइंग पे है। तो ये अपने आप में एक संदेश है, न सिर्फ आज के भाजपा के चरित्र के बारे में, बल्कि जो येस्टर ईयर्स की भाजपा थी उसको और इसको अगर लोग कंपेयर करें तो बहुत दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। सर, एक मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद में जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। एक पक्ष दावा करता है कि वहां पर मंदिर के अवशेष पर वो मस्जिद बनाई गई है, दूसरा पक्ष जिसमें कि खास तौर से असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं, उनका ये कहना है कि हमने एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद खो दिया है, दूसरा मस्जिद हम नहीं खो सकते हैं। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि 1991 के कानून के हिसाब से, जो आदेश है उसके हिसाब से, किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो स्टेटस है वो बदला नहीं जा सकता। देखिए, ये कानून संसद ने पास किया था 1991 का, संसद से पारित कानून है। उस वक्त भाजपा के लोग भी थे उस संसद में बैठे हुए, बड़े बड़े कद्दावर लोग थे, आज की तरह बौनी समझ वाले लोग नहीं थे। ये तय किया गया था कि बाबरी मस्जिद को छोड़ के स्टेटस को मेंटेन करें। देखिए, इतिहास की जिनको भी समझ है ना, ये उल्टे पांव की यात्रा महंगी पड़ेगी। अब कई सारे साइट्स हैं जो बुद्धिस्ट साइट्स थे पहले, अब वहां मंदिर बने हुए हैं या कोई और चीज बनी हुई है। मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई भी देश उल्टे पांव की यात्रा अगर करेगा ना, तो वो कभी भी अपने को ऊंचे स्तर पर नहीं देख सकता मानवीय सूचकांक में। आज हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए था कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। हमारे यहां अलार्म सिग्नल आ रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के, भुखमरी को लेकर के, डेमोक्रेसी के ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन देखिए हम कहां उलझे हुए हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद, सर्वे, बुलडोजर, रामनवमी, रमजान, ये हो क्या रहा है? क्या ये संदेश आधुनिक हिंदुस्तान, आधुनिक भारत के अपने सरोकारों के लिए ये बेहतर संदेश है? क्या हम इसी दिशा में आगे चलेंगे, ये जानते हुए कि हम खोखले हो जाएंगे, हम अपने खात्मे की इबारत लिख रहे हैं? ये उचित नहीं। सर, कांग्रेस का चिंतन में जो बातें निकली हैं, एक तो तमाम तरह से ये राय बनती दिख रही है कि राहुल गांधी फुल टाइम एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले, साथ में SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को भी एक पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन मिले।
इसके साथ ही एक और बात जो सामने आ रही है कि राहुल गांधी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पद यात्रा करेंगे। ज्यादातर यात्रा उनकी पद यात्रा होगी इसमें। ये तमाम जो चीजें हैं, आपको लगता है कि इससे जो है कांग्रेस को एक रिवाइवल का मौका मिलेगा? देखिए, एक मेरा अब तक जो मैंने हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखा 47 या उससे पहले से लेकर के अब तक, अगर मैं आजादी के आंदोलन को भी देखूं, तो पदयात्रा करने के पश्चात कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर को आम आवाम ने खाली हाथ नहीं भेजा है, उसकी झोली भर देती है। ये तो सत्य है, क्योंकि पदयात्रा सिर्फ सिंबॉलिज्म नहीं है, आप कनेक्ट करते हैं। दिल्ली से बैठ करके मणिपुर को देखना और मणिपुर जाकर के मणिपुर को देखना फर्क है। यही बात कश्मीर पे लागू होती है, अलग अलग राज्यों पे लागू होती है। दूसरी बात, जो उनके चिंतन शिविर की जो चीजें मैंने अब तक मीडिया के माध्यम से देखी है, ऑफिशियली तो कुछ आया नहीं है, कि एक जो उनका है आरक्षण के अंदर आरक्षण, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन के लिए जो हमारी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का लालू जी लगातार हम कहते रहे कि कोटा विद इन कोटा, उस पर मैं देख रहा हूं कि सहमति शायद कांग्रेस की बन रही है और ये एक बहुत सकारात्मक पहल है। बहरहाल हमें इंतजार करना चाहिए कि ऑफिशियली वो क्या डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद फौरी तौर पर और विषयों पर प्रतिक्रिया देना समीचीन होगा। सर, वैसी औरंगजेब के कब्र पर जाते हैं और उसके बाद से सियासी बवाल खड़ा हो जाता है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वो औरंगजेब की कब्र पर क्यों गए। शरद पवार जी वो भी अपनी चिंता जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इसका मकसद महाराष्ट्र जैसे शांतिपूर्ण राज्य में कोई अलग से विवाद पैदा करना है, कुछ अलग से रोप पैदा करना है, तो ये देखने वाली बात। देखिए, मैं तो सीधे तौर पर, मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था, शरद पवार जी एक परिपक्व राजनेता, उन्होंने कहा है तो जाहिर है किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कहा होगा। मेरे लिए लेकिन वो उससे महत्वपूर्ण सवाल ये है, इतिहास आप बदल तो नहीं सकते ना। इतिहास में औरंगजेब हुआ, दोनों पहलू हैं, आतताई का भी पहलू है, सादगी का भी पहलू है, उनकी एक कब्र है, और ऐसा नहीं है कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी पहले व्यक्ति हैं जो वहां गए होंगे, उससे पहले भी लिस्ट देख ली जाए। तो मैं समझता हूं ना कि ये जो अतीत की ओर देखते देखते ना भविष्य हमारे हाथ से छूट रहा है। इस देश को भी भविष्य संवारने की जरूरत है। वर्तमान और भविष्य हम क्या कर रहे हैं, अतीत में ले जा रहे हैं। अतीत में जाने से किसी देश का कभी भला नहीं हुआ। वो देश अतीत का फिर उसी तरह का जख्म वाला अध्याय बन के रह गया। मेरी सिर्फ ये चिंता है। सर, एक मुद्दा है, कम ही समय बाकी है त्रिपुरा में जब विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इस बीच अचानक वहां के मुख्यमंत्री विप्लव देव का इस्तीफा हो जाता है और मानिक शाह के हाथों में कमान आ जाती है। किस तरह से देखते हैं? मुझे तो आज जब ये हुआ तो मुझे अचानक से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक चुनावी सभा का भाषण याद आया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा को मानिक की जरूरत नहीं है, हीरा चाहिए, नया वाला। तो मानिक सरकार पे तंज कर रहे थे, लेकिन देखिए, इसी को कहते हैं इतिहास। लोग जब बयान देते हैं तो ये सोचते हैं कि फिर किसी मानिक को ही लाना पड़ेगा। मानिक ही लाए, त्रिपुरा में फिर से मानिक, हो सकता है अगली बार मानिक सरकार हो। एक सर आखिरी सवाल है सर, और ये 2 रुपये दिल्ली में बढ़ाई गई है इसकी कीमत। दिल्ली में तो रेट अगर 71 रुपये 73 रुपये है, तो कई ऐसे शहर हैं दूसरे राज्यों में जहां पर कि ये 80 रुपये से भी ज्यादा इसकी कीमत हो गई है प्रति केजी। क्या कहना है आपका? इस पर क्या कहूं, देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये सवाल पूछते हैं, कभी डीजल पेट्रोल, कभी सीएनजी को लेकर के, कभी वहां के खाने पीने के सामान। मेरी प्रतिक्रिया से क्या फर्क पड़ रहा, या हजारों लोगों की प्रतिक्रिया से क्या फर्क पड़ रहा? जिस सरकार के कान में रुई पड़ी हुई हो, मोटी वाली, जिस सरकार को ये लग रहा हो कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बुलडोजर दिखा कर चुनाव जीत जाऊंगा, हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत जाऊंगा, बजरंग बली रोजा रमजान करके चुनाव जीत जाऊंगा, जालीदार टोपी अब्बाजान करके चुनाव जीत जाऊंगा। उनको चिंता नहीं इस बात की कि थाली पे क्या असर पड़ रहा, उनको चिंता इस बात की नहीं है कि अर्थव्यवस्था कितनी लहूलुहान हो चुकी है। ये सवाल, आज भले वोट मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस दिन ये जख्म नासूर बन गए ना, बड़ी मुश्किल होगी।